नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए इतिहास के बारे में हम लोग कुछ बातें को समझ लेते हैं। देखिए, इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस ह प्लस आस, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। या बीते दिनों की मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है, कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या किया, मतलब कैसे दिन को व्यतीत किए, तो इसी बात को हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इतिहास का जो पिता है हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। ये जो हेरोडोटस थे वो कहाँ के थे, तो यूनानी थे। इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिका, ठीक है। जिस हिस्टोरिका बुक में जितने भी मानव सभ्यता थे उनके बारे में बतलाया गया है। इसी बुक के कारण इनको इतिहास का पिता बोला जाता है, हेरोडोटस को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग प्राचीन भारत से लेकर के आज का जो भारत है उसको 2 ग्राफ से समझेंगे दोस्तों। पहला ग्राफ ये है और दूसरा एक और ग्राफ होगा। आशा है कि आप दोनों ग्राफ को समझ सकेंगे, अन्यथा आप कम से कम एक ग्राफ को अच्छे से अवश्य समझ लें। तो चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास काल के आधार पर क्या है, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्रागैतिहासिक काल, देखिए। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में क्या था कि जब मानव का विकास हुआ तब क्या हुआ कि मनुष्य को लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी। मतलब उस समय मनुष्य का केवल विकास ही हुआ था, तो लिखने पढ़ने नहीं आता था। तो जब लिखने पढ़ने नहीं आता था उस समय की बात है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग और धातु युग में, ठीक है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में, ठीक है। यानी कि इस समय मनुष्य केवल डेवलप हुए थे, उस समय लिखने पढ़ने की शैली कुछ नहीं था, तो उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ये शॉर्ट रूप से है, आगे हम लोग इसे विस्तार रूप से इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल के मानव के क्या है कि उन्हें लिखना आता था, लेकिन हम क्या किए, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, बहुत अच्छा डेवलप सभ्यता थी। मतलब आज से हम लोग उनको मुकाबला कर सकते हैं। मतलब नली, सड़क, जितने भी थे, मकान, स्नानागार, सब क्या थे, पूरा डेवलप तरीके से बन गए थे। यानी कि उनको लिखने आता था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। आगे है ऐतिहासिक काल, मतलब लिखे भी हैं उन्होंने और हम लोग क्या किए हैं कि पढ़ भी लिए हैं इसको, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ऐतिहासिक काल, देखिए, ऐतिहासिक काल में आता है वैदिक युग, ठीक है। वैदिक युग में आता है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक युग। तो जब ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग में बातों में विमर्श चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन होने लगे दोस्तों। तो धर्म सुधार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है। क्योंकि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में बीच में कुछ टकराव हो रहा था, तो उसमें क्या किया कि जैन धर्म आया और अपना विकास, मतलब प्रचार प्रसार शुरू हो गया। तो इन दोनों धर्म का डेवलप होने लगा। छठा में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि महाजनपद, जितने भी 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका विस्तार, जैसे मगध का विस्तार कैसे हुआ, नंद वंश कैसा था, सिकंदर का आक्रमण भारत पर कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आया कि मौर्य वंश का विस्तार, विकास कैसे हुआ, मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ। उसके बाद आता है 8वां में संगम युग, मतलब जितने भी दक्षिण भारत के जो शासक थे उनका विकास कैसे हुआ। चोल, चेर और पांड्यन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशी आक्रमण कैसे हुई, कुषाण संवहन कैसे यहाँ पर शासन किए। उसके बाद आता है कि पुष्य भूमि वंश कैसे आया, चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है कि मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद है आधुनिक भारत, उसके बाद है स्वतंत्र भारत, उसके बाद आज तक हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज तक की कड़ी को हम लोग जोड़ेंगे, मतलब पूर्ण रूप से इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। ये पहला ग्राफ था। चलिए अब दूसरा ग्राफ को लेते हैं और उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो कैसे हुई, तो बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हुआ।
बिग बैंग थ्योरी को बायोलॉजी वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बताया है, आप उसे जा करके समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ तो जलीय जीवों का विकास होना स्टार्ट हुआ। इसे डार्विन्स का सिद्धांत बतलाता है। ठीक है, जलीय जीवों से क्या हुआ कि मानव, पेड़ पौधा इत्यादि में कैसे डेवलप हुआ, रेवोल्यूशन के चलते, सब डार्विन्स का सिद्धांत में बतलाया गया है। अब देखिए 40 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई ना। माना जाता है कि जो पहला मनुष्य थी वो मादा थी, उसका नाम था लूसी, और वे अफ्रीका महाद्वीप पर उत्पन्न हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि आदि मानव जो है पूरे विश्व में विस्तार होने लगे। यूरोप से एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप इत्यादि सभी जगह पर मानव का विस्तार हुआ। तो जब मानव का विस्तार हुआ तो उस समय क्या था कि मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय क्या था कि असभ्य मानव थे, मतलब पूरा डेवलप नहीं हो चुका था। ठीक है, तो उसमें आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि उसमें क्या करते थे कि आदि मानव जो थे वो जानवरों को मारते थे और खाते थे और जीवन यापन करते थे। मतलब कपड़ा और मतलब रोटी कपड़ा जो मकान है ये सब कुछ नहीं था, डेवलप कुछ नहीं था। मतलब उसमें क्या था कि मानव अपने दो पैरों पर कैसे चला जाता है वे सब सीख रहे थे। उसके बाद शिकार करना सीखे, माने भोजन ग्रहण करना सीखे। ठीक है, धीरे धीरे पत्ता पहनने लगे, मतलब डेवलप उनको में होने लगा। तो क्या हुआ कि आग का भी आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, नुकीले औजार का आविष्कार हुआ, और मतलब उन्होंने क्या किया कि खेती करना भी स्टार्ट कर दिया, माने खेती का खोज हुआ। ठीक है, अब आगे जो है जब खेती का खोज हुआ तो क्या है कि एक अस्थाई निवास होना शुरू हो गया। मतलब घुमंतु न रहे, अब एक जगह सभी लोग आपस में निवास करने लगे मिलजुल कर। फिर क्या हुआ कि पशुपालन स्टार्ट हो गया। शुरुआत में जो था पशुपालन अपने सिर्फ आहार के लिए पालते थे, जैसे कि मजबूरी में अगर कोई शिकार न मिल पाया तो उसे ही मार करके वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि पशु का पालन भी स्टार्ट हो गया बड़े पैमाना में। आगे है कि सभ्यता का विकास हुआ। मतलब जब पशुपालन, अस्थायी निवास और पहनने में की शैली में जब डेवलपता हो गई तो क्या हुआ कि एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें आता है कि सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मतलब 2350 से लेकर के 1700 BC के आसपास था। सिंधु घाटी सभ्यता आज के ज़माने से उसका मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। उस समय क्या था कि शहरी मतलब नगरीय तौर पर पूरा विकास हुआ था। मतलब उसमें स्नानागार बृहद था, सड़क था, नाली था, मतलब जो जितने भी मकान थे वे सब क्या थे, एक वर्गाकार आकृति में, मतलब पूर्ण रूप से अच्छे स्वच्छ मतलब बनाया गया था। ठीक है, मतलब उस समय का सभ्यता इतना विकसित था। उसके बाद क्या हुआ कि आर्य लोग आए। ठीक है, तो जब आर्य लोग आए तो उसमें वैदिक सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। मतलब 1500 से लेकर के 600 BC के आसपास तक वो समय था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ग्रामीण सभ्यता के बाद क्या हुआ कि रामायण काल और महाभारत काल आया। मतलब माना जाता है कि जो रामायण जो काल था वो लगभग 800 BC के आसपास ही पूर्ण हुआ था और महाभारत काल उसके बाद पूर्ण हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है कि महाजनपद दे, मतलब जितने भी 16 महाजनपद थे उनका जो विस्तार विकास कैसे हुआ, लगभग 600 BC से लेकर के 300 BC के आसपास में बताया गया है। अब जब 16 महाजनपद का जो समाप्त मतलब कगार पर आ गए तो क्या हुआ कि धर्म सुधार जो आंदोलन है वो सब स्टार्ट हो गया। मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास मतलब स्टार्ट हो गया। ये लगभग 400 से लेकर के 300 BC के आसपास में हुआ था। जब बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार प्रसार खत्म होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि मगध का साम्राज्य डेवलप हुआ। मतलब इसमें मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। मतलब ये कब हुआ तो 300 BC के आसपास हुआ। अब इसके बाद मौर्य वंश के बाद क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शक, कुषाण, यूनानी। मतलब 200 BC के आसपास के जो समय था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है 320 BC से लेकर के 510 AD मतलब ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य का शासन हुआ। मतलब गुप्त साम्राज्य के शासन को भारतीय साम्राज्य का मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, अब आगे है दोस्तों कि इसके बाद जो है दक्षिण के शासक आए। मतलब कैसे दक्षिण के शासक भारत पर शासन किए। उसके बाद आता है हर्षवर्धन और गुर्जर प्रतिहार के बारे में, इन्होंने कैसे अपना शासन किया।
अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 13वीं शताब्दी 13वीं ईस्वी से लेकर के 1526 तक जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उत्तर दक्षिण के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संतलन काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल कैसे अपना शासन भारत पर किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 1850 से लेकर के 1947 तक के जो वर्ष थे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मराठा का शासन, राजपूत और अंग्रेजों का शासन के बारे में पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और गांधी के बारे में पढ़ेंगे और स्वतंत्र संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आज का जो भारत है 19/6/2021 तक के भारत के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा है कि आप इन दोनों ग्राफों को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लोग कल से क्या करेंगे कि इतिहास के सभी भागों को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जो स्वतंत्र भारत था उसके बारे में हम लोग लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।